हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने क्लासरूम में बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और अपने स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर हम कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसे हम परिवहन समस्या के नाम पर भी जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास एक सोर्स होता है जहाँ से हमें मटेरियल लेकर जाना होता है, जो कि वेयर हाउस भी हो सकता है, गोडाउन भी हो सकता है या कोई फैक्ट्री हो सकती है। दैट मीन्स सोर्स ऑफ मटेरियल, कोई भी गुड्स जो है उसका एक सोर्स होता है और उस सोर्स से हमें अपने मटेरियल को डेस्टिनेशन तक लेकर जाना होता है। डेस्टिनेशन हमारा मार्केट भी हो सकता है, फैक्ट्री से हम गोडाउन लेकर जा सकते हैं, वेयर हाउस ले जा सकते हैं, या गोडाउन या वेयर हाउस से हम अपने गुड्स को मार्केट तक भी लेकर जा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि हमारे पास सोर्सेज होते हैं बहुत सारे और बहुत सारी डेस्टिनेशंस भी होती हैं। सपोज़ हमारे पास गोडाउन ए है, बी है, सी है और उसी तरह से हमारे पास मार्केट रहेगा एक्स, वाई, जेड। तो अब हम अगर अपना ए, बी, सी ये तीन हमारे सपोज़ गोडाउन हैं और हमें अपने प्रोडक्ट को लेकर जाना है एक्स, वाई और जेड मार्केट्स में, तो इसके लिए हमें कॉस्ट लगता है। सपोज़ हम ए से जेड में लेकर जाएंगे तो हमें 2 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है। अगर हम ए से वाई में लेके जाएंगे 3 रुपीज़ का कॉस्ट आने वाला है। ए से एक्स में लेके जाएंगे 4 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है। उसी तरह से बी से भी आप एक्स में प्रोडक्ट लेकर जा सकते हैं, वाई में लेकर जा सकते हैं, जेड में लेकर जा सकते हैं, यहाँ भी आपको डिफरेंट कॉस्ट लगेंगे। और उसी तरह से सी से आप एक्स में लेकर जा सकते हैं, सी से आप वाई में लेकर जा सकते हैं, सी से जेड में लेकर जा सकते हैं, यहाँ भी आपको डिफरेंट कॉस्ट लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए पर यूनिट कॉस्ट जो है आपका गुड्स को एक सोर्स से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक लेकर जाने में अलग अलग कॉस्ट हमें इन्वॉल्व्ड रहता है। क्वेश्चन में इसी तरह से आपको दिया गया रहता है और पूछता है कि हमारे लिए कौन सा ऑप्टिमल कॉस्ट है। दैट मीन्स हम कैसे अपने प्रोडक्ट को किस जगह से, किस सोर्स से हम अपने किस डेस्टिनेशन के लिए गुड्स को भेजें जिससे कि हमारा कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमल रहे, मिनिमम कॉस्ट हमें एक्वायर हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को हमें अवेल करना है, हम कैसे डिसाइड करें कि किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पर हम अपने गुड्स को मूव करें जिससे कि हमारा कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमल रहे। तो यही हमारी परिवहन समस्या या यही हमारी प्रॉब्लम है। दैट मीन्स हम कैसे ट्रांसपोर्ट करें, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पर हम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाएं। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नाउ यू सी, प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो जिन टेक्निक्स या मेथड से हम अपने इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उनको हमने बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया। दैट मीन्स 3 मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो हमारा है बहुत फेमस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हम इस मेथड को यूज़ करके अपनी इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड हमारा यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट मेथड, न्यूनतम लागत विधि, ये हमारा सेकंड मेथड होगा। और थर्ड मेथड है हमारा वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। मैं आपको इन तीनों मेथड्स को एक एक करके समझाऊंगी और इसे आप देखिए कि पहला मेथड हमारा रहेगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड है लीस्ट कॉस्ट मेथड और थर्ड हमारा होगा वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। अब बात ये आती है कि
कि जैसा आप जानते हैं हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में आपको हर चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से बताई जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को मुझसे सीखने का क्या फ़ायदा है? तो देखो, इसका फ़ायदा ये है कि आप अगर कोई भी बुक्स रेफ़र करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको ये जो मेथड्स हैं इनमें आपको कई टेबल्स बनाने पड़ते हैं। वन बाय वन आप डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं और उन टेबल्स से आप नेट रिज़ल्ट पर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही टेबल में पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसे किया जाए, यू डोंट हैव टू गो फॉर डिफरेंट टेबल्स, इन जस्ट वन टेबल हम इस पूरे मेथड को यूज़ करके सिर्फ एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम अपना सॉल्यूशन निकाल कर लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। आज हम सबसे पहला करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का बेसिकली ये सॉल्यूशन है जो मैंने अपना यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। आप इस टेबल को देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि जब आपके पास जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में क्या रहता है, देखो आपके पास यहाँ पर ओरिजिन है, दैट मीन्स 3 जगहों से हमें सप्लाई आएगी। ओरिजिन 1 की सप्लाई टोटल 14 है, ओरिजिन 2 की सप्लाई हमारी 16 यूनिट्स है, ओरिजिन 3 की हमारी टोटल सप्लाई 5 यूनिट्स है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास 3 गोडाउन हैं, तो पहले गोडाउन में हमारे पास 14 यूनिट्स उस प्रोडक्ट का है, सेकेंड गोडाउन में हमारे पास 16 यूनिट्स हैं और थर्ड गोडाउन में हमारे पास 5 यूनिट्स हैं। अब इन गोडाउन से हमें अपना सामान जो है वो लेकर जाना है डेस्टिनेशंस, दैट मीन्स यहाँ पर देखो 2 लिखा है, 2 का मतलब डेस्टिनेशन, हमें वहाँ भेजना है। तो इन्हें हम मार्केट मान लेते हैं। फर्स्ट मार्केट में हमारी डिमांड है 6 यूनिट की, सेकेंड मार्केट में हमारी डिमांड है 10 यूनिट्स की, थर्ड मार्केट में हमारी डिमांड 15 यूनिट्स की है और फोर्थ मार्केट में हमारी डिमांड 4 यूनिट्स की है। आपको जो कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उन कॉस्ट को मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर एक साइड बॉक्स बनाकर मैंने वो कॉस्ट नोट कर लिया है। तो जैसे अगर मैं ओरिजिन 1 दैट मीन्स फर्स्ट वेयर हाउस से फर्स्ट मार्केट में अगर मैं प्रोडक्ट भेजूँगी तो मुझे प्रति इकाई पर यूनिट 6 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। उसी तरह से अगर मैं सेकेंड वेयर हाउस से फर्स्ट मार्केट में भेजूंगी तो मुझे 8 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट आएगा। अगर मैं थर्ड वेयर हाउस से फर्स्ट मार्केट में भेजूंगी तो मुझे 4 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट आएगा। इसी तरह से बाकी को भी समझ लीजिए कि फर्स्ट अगर मैं अपने गोडाउन से सेकेंड मार्केट में भेजूंगी तो मुझे 4 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट आएगा। सेकेंड गोडाउन से सेकेंड मार्केट में भेजूंगी तो 9 रुपीज़ पर यूनिट का, और इसी तरह से बाकी सारे कॉस्ट हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इन्हें मैंने केवल यहाँ पर बॉक्स में लिख लिया है। तो इस तरह से मैंने सारा सप्लाई यहाँ नोट कर लिया है, डिमांड यहाँ नोट कर लिया है और एक गोडाउन से मार्केट में भेजने के जो कॉस्ट है उसे मैंने इस तरह से बॉक्सेस में लिख लिया है। अब जब आपको ये क्वेश्चन मिलता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई चेक करेंगे। दैट मीन्स आप पहले डिमांड को टोटल करेंगे, 6 + 10 + 15 + 5 दैट कम्स टू 35। तो यहाँ पर देखिए मेरी टोटल डिमांड है 35। अब सप्लाई कितना है, सप्लाई है 14 + 16 + 5 दैट ऑल्सो कम्स टू 35। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा चेक करिए कि आपका डिमांड और सप्लाई दोनों टोटल इक्वल आ रहे हैं या नहीं। अगर आपके ये दोनों टोटल इक्वल नहीं आते दैट मीन्स आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो आपका प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन इज़ नॉट फीजिबल। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें चेक करना है।
नाउ कमिंग टू आवर सॉल्यूशन, हमारे सॉल्यूशन का जो मेथड है उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब क्या है? अब देखिए, अगर ये आपकी कॉपी है या आपका सॉल्यूशन है तो इसमें नॉर्थ कहाँ पर होगा? नॉर्थ हमेशा यहाँ ऊपर होता है, तो दिस इज़ नॉर्थ, ठीक है। एंड देन वेस्ट भी हमें चाहिए, तो वेस्ट कौन सा साइड होगा? वेस्ट हमारा ये वाला साइड है। तो मेथड कह रहा है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको अपना एलोकेशन स्टार्ट करना है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब आपके इस टेबल में हम वर्क करेंगे केवल इन जगहों पर जहाँ पर हमने कॉस्ट लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए, इन आपके पास 1 2 3 4 ये 4 आपके पास कॉलम हैं और ये 3 रो हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 रोज़ हैं और आपके पास 4 कॉलम्स हैं। तो इनमें आपका नॉर्थ कहाँ है? तो ये वाला जो आपका जो रो है ये आपका नॉर्थ में आता है, लेकिन नॉर्थ के साथ हमें क्या देखना है? वेस्ट भी देखना है। तो ये तो नॉर्थ हो गया, लेकिन वेस्ट कहाँ है? तो वेस्ट यहाँ है। अब नॉर्थ वेस्ट अगर आपसे बोल रहा है कोना, नॉर्थ वेस्ट कोना, तो वो नॉर्थ वेस्ट कोना कौन सा होगा? नॉर्थ में वेस्ट, दैट मीन्स यहाँ पर, दैट इसका नाम है O1D1, ठीक है। O1D1 हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो हमें अपना सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करना है। अब हमें ये तो मिल गया कि हमें किस जगह से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो अब हम देखेंगे हमें यहाँ पर कितने यूनिट्स को एलोकेट करना है। अब आप देखिए, हमारा जो सेल है जहाँ पर हम अब वर्क करेंगे वो है O1D1, ये इसका नाम है। O1D1 में डिमांड कितनी है? तो आप यहाँ देखिए नीचे आके, यहाँ डिमांड है 6 यूनिट्स की। मतलब इस मार्केट में, ऐसा समझ लेते हैं कि इस मार्केट में 6 इकाइयों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई कितनी है? अब यहाँ से आगे जाइए जहाँ हम सप्लाई लिख कर रखे हैं, तो सप्लाई कितनी है? 14 यूनिट्स। दैट मीन्स मुझे 6 इकाइयों की ज़रूरत है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें 6 यूनिट्स की आवश्यकता है, लेकिन सप्लाई है 14 यूनिट्स की। तो हम कितना यहाँ पर लिखेंगे? हम कितना एलोकेट करेंगे? दैट मीन्स हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे? हम O1 से D1 में केवल 6 यूनिट्स ही सप्लाई करेंगे, इसलिए क्योंकि डिमांड हमारी कम है। तो जितनी डिमांड है हम उतना ही सप्लाई करेंगे। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अगला आपसे कम मांग रहा है तो आप उसे उतना ही दोगे जितना उसे ज़रूरत है। तो यहाँ हमने क्या किया, देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम एक ही टेबल में पूरा सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ देखो कि हमने जब O1 से D1 में, क्यों हमने O1D1 को सेलेक्ट किया है? क्योंकि ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है और हमारा मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है। और यहाँ पर हमारी डिमांड थी 6, सप्लाई थी 14, लेकिन हम सप्लाई उतना ही करेंगे जितनी डिमांड है। दैट मीन्स लोअर ऑफ द लीस्ट ऑफ द 2। आप हमेशा याद रखिए, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा उतना ही हमें यहाँ पर लेना है। 6 और 14 में कौन छोटा है? तो 16 छोटा नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर 6, इसलिए हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब जैसे ही आपने यहाँ पर 6 लिखा तो सोचिए कि D1 की डिमांड फुल हो गई। दैट मीन्स D1 को 6 यूनिट्स की ज़रूरत थी और उसे पूरा 6 यूनिट यहाँ पर मिल गया है। ये देखिए, पूरा 6 यूनिट D1 को मिल गया। तो जैसे ही D1 को पूरे के पूरे 6 यूनिट्स मिल गए, अब यहाँ पर उसकी कोई डिमांड बाकी नहीं रह गई। तो आप इसे यहाँ पर काट दीजिए, एक सिंगल स्ट्रोक से आप काटिए, सिर्फ इसलिए कि आपको कन्फ्यूजन ना करे, क्योंकि हम एक ही टेबल में अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें 6 यूनिट्स की ज़रूरत थी और हमें पूरा 6 यूनिट मिल गया, इसलिए अब हमारी कोई डिमांड बाकी नहीं रह गई। D1 में अब कोई डिमांड बाकी नहीं है, इसलिए हमने ये 6 को यहाँ पर काट दिया। और जैसे ही हमने इसे काटा, अब देखो D1 को, क्योंकि अब और किसी भी गोडाउन से कुछ नहीं चाहिए, ना उसे अब O2 से कुछ चाहिए, ना उसे अब O3 से कुछ चाहिए, क्योंकि O1 ने उसे पूरी की पूरी सप्लाई दे दी है। इसलिए अब हमें उसे, देखो, O2 से कुछ नहीं चाहिए, आप इसे शेड कर दो, और O3 से भी कुछ नहीं चाहिए तो आप इसे भी शेड कर देंगे। शेड करने का मतलब ये है कि अब D1 को ना तो O2 से कुछ चाहिए है और ना ही O3 से कुछ भी चाहिए है। तो यहाँ पर इसकी पूरी की पूरी जो डिमांड थी वो फुल हो गई।
अब O1 में आप देखिए, O1 में पहले 14 यूनिट्स अवेलेबल थे, उसमें से 6 यूनिट्स उसने D1 को दे दिए। तो अब उसके पास कितना बाकी रहा? तो 14 में से 6 चला गया, तो कितना बाकी रहा? 8 यूनिट्स अब यहाँ पर बाकी रह गए। तो ये बैलेंसिंग आपको तुरंत कर देना है। दैट मीन्स आपने जैसे ही एलोकेट किया, आपको सप्लाई में से भी डिडक्ट करना है और आपको डिमांड से भी हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही जगहों से हमने उसे बैलेंस कर दिया। अब ऐसा करने के बाद, इस एलोकेशन के तुरंत बाद, अब हम फिर से अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का सिस्टम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास केवल 1 2 3 कॉलम्स बाकी हैं एंड 1 2 3 केवल 3 रोज बाकी हैं, क्योंकि ये वाला कॉलम हमारा एग्जॉस्ट हो गया है। तो अब इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में नॉर्थ कहाँ है? तो नॉर्थ आपका यहाँ ऊपर ही रहेगा, क्योंकि एक्सट्रीम जो आपका अप है वही हमारा नॉर्थ होता है, तो ये नॉर्थ है। और वेस्ट कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर हमारा वेस्ट होगा। दैट मीन्स O1D2। अब नेक्स्ट एलोकेशन हम कहाँ करेंगे? तो O1D2 इस वाले सेल में हम अपना नेक्स्ट एलोकेशन करेंगे। अब जब हम इस वाले सेल में आते हैं तो आप देखिए, यहाँ पर हमारी डिमांड जो है, D2 की डिमांड है 10 यूनिट्स, लेकिन अब O1 के पास केवल 8 यूनिट्स ही बाकी रह गए हैं, क्योंकि 6 यूनिट्स उसने ऑलरेडी D1 को दे दिया। तो अब O1D2 में हम कितना एलोकेट करेंगे? डिमांड है 10, लेकिन सप्लाई है सिर्फ 8, तो बट नेचुरल है कि हम यहाँ पर केवल 8 यूनिट्स ही दे सकते हैं। ठीक है, और अब हम क्योंकि यहाँ केवल 8 यूनिट्स ही दे सकते हैं, तो दैट मीन्स O1 की सप्लाई पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। उसके पास 8 यूनिट्स ही बाकी था और उसने पूरे 8 यूनिट दे दिए हैं D2 को, और D2 का डिमांड अब 8 यूनिट से सेटिस्फाई हो चुका है। अब इसकी 2 यूनिट की डिमांड बाकी है। तो ये बैलेंसिंग हमने कर दिया तुरंत। हमने यहाँ पर 8 यूनिट्स बाकी था O1 का, उसे हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसने D2 को दे दिया है, और D2 को क्योंकि 10 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से 8 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो गई है, तो अब उसको केवल 2 यूनिट्स की ही रिक्वायरमेंट है। अब शेड करना नहीं भूलना है। अब किसे शेड करेंगे? देखो, अब आपको शेड कहाँ करना है? जो ख़त्म हो गया है। क्या ख़त्म हो गया है? O1। दैट मीन्स ये वाला जो हमारा गोडाउन था, इस गोडाउन में 14 इकाइयाँ, 14 यूनिट्स अवेलेबल था, उसमें से 6 हमने पहले दे दिया, 8 हमने अब दे दिया। दैट मीन्स अब हम किसी भी मार्केट को कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर शेड करेंगे। यहाँ शेड करने का मतलब क्या हो रहा है कि अब आप O1 जो आपका वेयर हाउस है, उससे ना तो आप D3 में कुछ सप्लाई कर सकते, ना आप D4 में कुछ भी सप्लाई कर सकते। O1 जो आपका गोडाउन है, उसमें अब कुछ भी सप्लाई बाकी नहीं रह गई। जैसे D1 में कोई डिमांड बाकी नहीं रह गई थी, वैसे O1 में अब कोई सप्लाई बाकी नहीं रह गई है। तो अब हम फिर से शुरू करेंगे। फिर अब हमको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाना है। अब फिर हमें अपना नॉर्थ वेस्ट कोना ढूंढना है। तो नॉर्थ वेस्ट कोना अब हमारे लिए कौन सा होगा? देखो, अब हमारे पास केवल 3 कॉलम हमारे पास अभी भी 3 है, लेकिन रो अब हमारे पास केवल 2 ही बाकी हैं। तो क्योंकि हमारे पास केवल 2 रो बाकी हैं, अब हमारा नॉर्थ कौन होगा? तो ये वाली जो रो है, ये अब हमारी नॉर्थ वाली रो हो जाएगी। और नॉर्थ का हमें क्योंकि वेस्ट देखना है, तो हम यहाँ आ जाएंगे। दैट मीन्स O2D2। O2D2 अब हमारे लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होगा। अब O2D2 में फिर से देखो आप कि आपकी डिमांड कितनी है? 2 यूनिट्स की, क्योंकि 8 यूनिट्स की आपकी पहले सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब आपकी केवल 2 यूनिट्स की, 2 यूनिट्स की डिमांड बाकी है। सप्लाई आपके पास 16 यूनिट्स की है, तो आप कितना देंगे? आप 2 यूनिट्स देंगे, और 16 में से 2 चला गया तो आपके पास अभी 14 और है। O2 जो है उसके पास अभी 14 यूनिट्स और है सप्लाई करने के लिए, इसलिए आप O2 को अभी शेड नहीं करेंगे। आप किसे शेड करेंगे? आप D2 को शेड करेंगे। क्यों? क्योंकि D2 को 10 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट थी और वो पूरी 10 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब D2 को O3 से कुछ नहीं चाहिए है, तो आप इसे भी शेड कर दीजिए। शेड करने से आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है और आप एक ही टेबल में पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं।
अब जैसे ही हमने शेड किया, अब हम नेक्स्ट फिर वही काम करेंगे। अब हम फिर ढूंढेंगे हमारा नॉर्थ वेस्ट कोना। अब हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम रह गए हैं। हमारा ये जो रो है, ये वाला रो हमारा नॉर्थ है और इसका वेस्ट यहाँ पर है, तो दैट मीन्स O2D3। O2D3 जो है ये अब हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है 15 यूनिट्स की और सप्लाई हमारे पास केवल 14 यूनिट्स की है, तो हम 14 यहाँ पर दे देंगे। जैसे ही 14 दिया हमारा ये ख़त्म हो गया, वहाँ पर अब कुछ भी बाकी नहीं है। 15 में से हमने 14 ले लिया है, तो अब हमारी केवल 1 यूनिट की रिक्वायरमेंट यहाँ बाकी है। क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट बाकी है इसलिए हम यहाँ शेड नहीं करेंगे और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स O2 में अब हमारे पास कुछ भी और देने के लिए बाकी नहीं है, इसलिए हम इसे फिर से शेड कर देंगे। अब आप देखिए, अब आपके पास केवल 2 ही सेल्स बाकी हैं, तो इन 2 सेल्स में अब आपको नॉर्थ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 2 ही हैं, तो ये ही नॉर्थ है। वेस्ट आपको देखना है, वेस्ट आपका इधर आ जाएगा, दैट मीन्स लेफ्ट में जो आपका है। तो लेफ्ट में आप देखिए यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है 1 यूनिट की, सप्लाई है 5 यूनिट्स का, तो आप इसको पूरा 1 दे सकते हैं। 5 में से 1 चला गया, बचा आपका 4 यूनिट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी शेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी ये शेड है और कहीं पर भी कुछ बाकी नहीं है। देखो, अब हमने अपना जो सॉल्यूशन है वो सही किया है कि नहीं, इसकी परख आपकी यहाँ पर होती है, ये टेस्ट है। यहाँ देखो, लास्ट में आपके पास जब एक सेल बाकी बचता है उस समय आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, हमारे 4 यूनिट्स डिमांड भी है और 4 यूनिट की सप्लाई भी है, इसलिए हमने अपना सॉल्यूशन सही बनाया है। तो हम यहाँ पर 4 यूनिट दे देंगे। हमारा यहाँ पर देखिए सब कुछ फिनिश हो गया, दैट मीन्स हमने सारे के सारे सप्लाई और सारे के सारे डिमांड जो है वो हमने एग्जॉस्ट कर ली। ऐसा करने से आपका ये पूरा का पूरा एलोकेशन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट आपको कैलकुलेट करना होता है वो है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आपने जहाँ जहाँ जितनी इकाइयाँ ली हैं, जितने यूनिट्स लिए हैं, उन यूनिट्स को आप पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में हमने 6 यूनिट्स लिया है और उसका रेट कितना है, 6 रुपीज़ पर यूनिट, है ना, ₹6 पर यूनिट, प्लस ये एक जगह किया। दूसरा हमने किया है 8 यूनिट्स और उसका रेट कितना था, 4 रुपीज़ पर यूनिट। उसी तरह से हमने यहाँ पर किया है 2 यूनिट्स इंटू 9 रुपीज़ पर यूनिट। फिर है आपका 14 इंटू 7, देन आपका है 1 इंटू 6 एंड देन लास्ट है आपका 4 यूनिट्स 2 रुपीज़ पर यूनिट के रेट पर। तो इस तरह से आप देखिए कि आपको सारे की सारी जो आपने एलोकेशन किया है यूनिट्स का, उन यूनिट्स को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है उनके रेट्स के साथ, और इस तरह से आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर आप सॉल्व करेंगे तो ये 198 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाता है। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हमारा 198। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल है बहुत, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका सोर्स या आपका जो डेस्टिनेशन है, दोनों में से जो भी आपका सेटिस्फाई होता जाता है, कंप्लीट होता जाता है, आपको उसे शेड करना है और आपको हर बार नॉर्थ वेस्ट देखना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में जब आप एलोकेट कर लेते हैं तो आपको एक तरीका है जिससे आप देख सकते हैं कि ये आपने सही बनाया है कि नहीं। वो ये है कि एलोकेट करने के बाद देखो ये एक सीढ़ी जैसा बनता है, लैडर जैसा। ये देखो ऐसा आया, ये और ये इस तरह से। देखो यहाँ पर कैसा एक फीचर आ रहा है, इस तरह से ऐसा 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 और ऐसा हमने जो एलोकेशन किया है, पहले 6 फिर 8 2 14 1 4, इस तरह से देखिए एक सीढ़ी जैसा बन रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में हमने अगर अपना एलोकेशन सही किया है तो इस तरह का एक आपको स्टेप की तरह एक कहना चाहिए है कि एक आकृति, एक पैटर्न बन जाता है और उसे देखकर हम जान सकते हैं कि हमने सही बनाया है या नहीं। तो होप आपको ये मेथड समझ में आएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।